हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस उसके किए थे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे, मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस मिले नहीं है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्स करो, और जिस भी होमवर्क में या जिस भी परेशानी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, तो मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताओ, मैसेज करके बताओ, मैं बिल्कुल वहाँ पे आपका रिस्पांस करूंगा। बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 के आगे के पोर्शन के पार्ट 2 के बारे में कि आगे हम किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एनवे पद से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में और उससे पहले भी एनवे पद के लिए सूत्र बता दिया था, कैसे हम एनवे पद का सूत्र निकाल सकते हैं ये भी बताया था। तो यहाँ पे फिर से मैं एनवे पद का सूत्र लिख देता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा एनवे पद का सूत्र, टी एन मतलब nth टर्म इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सभी जानते हो भाई, आपका ए जो है क्या है, आपका प्रथम पद है। क्या है भाई? प्रथम पद है। आपका एन क्या है बच्चा? एन आपका है क्रम, और आपका डी क्या है? डी है आपका सार्व अंतर। करेक्ट है क्या? ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं ये है हमारा क्रम, ये हमारा प्रथम पद और ये है सार्व अंतर। इस प्रकार से हम एनवा पद निकालते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार हमें कंडीशन दी जाती है कि एनवा पद बता दिया, एनवा पद बता दिया भाई, nth टर्म बता दिया, ए का वैल्यू बता दिया, डी का वैल्यू निकालो। बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट क्लास में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी वैसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है। मतलब बढ़ते बढ़ते क्या ये ऋण 150 में जाता है? क्या ये ऋण 150 में जाता है? मैंने एक बात आपको बताई थी कि बेटा जो n है वो क्रम है, और n का जो मान है वह क्या होना चाहिए? वह एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या, या इसी को हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। सिंपल। ठीक है, अगर n कोई प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्या ना आए, इसका मतलब वह जो पद बोल रहा है वह उस श्रेणी में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें हम n का मान निकाल रहे थे, और n का मान बड़ी आसानी से बढ़िया से हमारा एक प्राकृत संख्या मिल रहा था। मतलब हम बोल सकते थे उस समय कि हाँ भाई, हमारे पास जो पद दिया गया है, जो टर्म दिया गया है, वह उस समांतर श्रेणी में, वह उस एपी में स्थित है। यहाँ पे क्या दिया? देखो एपी ये दिया हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। लिखो भाई, दिया है प्रथम पद ए का वैल्यू है 11, फिर है सार्व अंतर, फिर है क्या बच्चा? सार्व अंतर डी, जिसका वैल्यू है, क्या हो जाएगा सार्व अंतर? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। मैंने क्या बोला है, चूंकि एपी बोल चुका है तो और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, कितना आ जाएगा? ऋण 3 आ जाएगा। 8 ऋण 11 कितना आ गया हमारे पास? ऋण 3 आ गया। अब डी का वैल्यू कितना हो गया? ऋण 3 हो गया। अब पूछा है क्या एक पद ऋण 150 है? ठीक है, मान लो भाई, माना कि एनवा पद 150 है। क्या मान लिया? एनवा पद बराबर ऋण 150। ध्यान से देखना, क्या है बच्चा? ऋण 150 है। क्यों ऋण 150 है सर? क्योंकि यहाँ पे घटते जा रहे हैं। करेक्ट, यहाँ पे देखो घटते जा रहा है, 11 8 5 2 घटते जा रहा है, तो घटते घटते ऋण 150 आएगा क्या, ये हमें बताना है। तो एनवा पद हमने क्या माना? ऋण 150। अगर एनवा पद ऋण 150 माना तो टी एन बराबर हम क्या लिखेंगे? ऋण 150। टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए धन एन माइनस 1 डी इक्वल माइनस 150। ओके, तो बच्चा ए का वैल्यू क्या है? देखो 11 है, धन n माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस 3 है, बराबर माइनस 150। यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 ऋण 3n धन 3 बराबर ऋण 150। 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 14 ऋण 3n बराबर ऋण 150। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर 3n को दूसरे पक्ष में लेके जाऊं और 150 को इस पक्ष में लेके आऊं तो 14 धन कितना हो जाएगा? 150। 3n हमारे पास आ जाएगा किसमें? दूसरे पक्ष में। यहाँ से आप देख सकते हो भाई 3n बराबर कितना मिल रहा है? देखो यहाँ पे 4 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया? 6, और यहाँ से 1 कितना मिल रहा है? देखो ध्यान से, 164। अब यहाँ से देख सकते हैं n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 164 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 3 पंचे 15, 1 बचा, आ गया 4 आ गया पीछे।
1 और 4 14, 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले 3 चौक 12 कर दो, 2 बचा और लगा दो दशमलव, ठीक है, 20 आया, 3 छक्के 18। अब कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये प्राकृत संख्या नहीं आया। n इज नॉट इक्वल टू प्राकृत संख्या, n इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। बच्चा n अगर वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, अतः हम कह सकते हैं, अतः दिए गए AP का ऋण 150 कोई भी पद नहीं है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऋण 150 कोई भी पद नहीं है, ओके। चलिए, तो यहां से हम देख सकते हैं भाई कि AP का कोई भी पद ऋण 150 हमारे पास नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या दिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या बोला, 31वां पद ज्ञात करना है, और क्या क्या दिया है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या दिया है, देखो दिया है 11वां पद मतलब T11 बराबर 38। क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं A धन 11 ऋण 1 D बराबर 38, ठीक है। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, A धन 10 D बराबर 38, ओके। तो यहाँ से A धन 10 D बराबर 38, ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। क्लियर है, ये हो गया हमारा समीकरण पहला। जैसे कि ये दिया गया था वैसे ही एक और दिया गया है जो कि है T16, करेक्ट। T16 इक्वल 73। 16वां पद दिया हुआ है, क्या लिखेंगे इसी को, A धन 16 ऋण 1 D बराबर 73। अब यहाँ से देख सकते हो क्या आ जाएगा, A धन 15 D बराबर 73। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा, करेक्ट। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण दूसरा दिया गया है, समीकरण दूसरा ऋण समीकरण पहला। तो यहां से आ जाएगा हमारे पर A प्लस 15D इक्वल 73। फिर यहाँ से आ जाएगा A प्लस 10D इक्वल्स 38, करेक्ट। यहाँ से बच्चा हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, सभी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। A से A हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5D, यहाँ से हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 5, करेक्ट। एक वापस, 7 में से 4 गया तो 3, 35 आ गया। D का वैल्यू कितना आया, 35 डिवाइड बाई 5, 5 सत्ते 35। D मतलब सार्व अंतर आपके पास क्या है, 7 है। सार्व अंतर हमारे पास क्या है, 7 है। बच्चा सार्व अंतर D हमारे पास 7 आ चुका है, किसी भी समीकरण में मान रखोगे तो A का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मान रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से आ जाएगा A धन 10 गुणित 7 बराबर 38। तो ये हो जाएगा A धन 70 बराबर 38। अब यहाँ से देख सकते हो भाई, D का मान यहाँ रखा, A धन 70 बराबर 38 आया, A बराबर क्या आ जाएगा, 38 ऋण 70। तो A का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे घटाएंगे, 70 में से भाई 40 घट जाता, कितना आता, 30 आता, 38 घट रहा है 32 आएगा, तो ऋण 32 हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। तो A का वैल्यू कितना आ गया, ऋण 32 आ गया। क्या बोला है, 31वां पद ज्ञात करना है बोला है, अतः 31वां पद, समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, T31 इक्वल क्या हो जाएगा, A धन 31 ऋण 1D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, A का वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू कितना है, 7 है।
तो यहाँ से आ जाएगा -32, 7 या 21 हो गया 210। यहाँ से भाई 210 में से क्या कर देंगे, 32 घटा देंगे। 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से भाई हमारे सामने क्या है, 0 है और नीचे में 2 है, हम इसे घटा रहे हैं। 10 में 2 गया 8, एक वापस। 11 में से कितना गया भाई, यहाँ पे 4 चले गया, 11 में से 4 गया तो हमारे पास आ जाएगा 7 वापस, तो ये आ जाएगा 178। तो ये हमारे पास आ गया 178। देख सकते हैं दिया गया था 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद कितना हो गया, 178 हो गया। बस आपको यही फाइंड आउट करना था। तो जैसे कि मैंने सबसे शुरू में आपको बोला था कि हो सकता है आपको दिया गया हो nवां पद भी, और nवां पद दे कि कुछ और निकालने बोल दे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रथम पद दे, द्वितीय पद दे, सार्वंतर दे दे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है nवां पद दे जाए और nवां पद की सहायता से आपको क्या करना हो, आगे के किसी और पद को निकालना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दिया गया है एपी में 50 पद हैं, 50 टोटल पद दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। भाई जो जो दिया गया है उसे ध्यान से देखो, दिया है कुल पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 50 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको इस प्रकार से ना लिख के इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल N ले लेते हैं, कैपिटल N इक्वल 50। कैपिटल N का मतलब क्या है भाई, कुल पद। करेक्ट, क्या बोला मैंने, कुल पद। कैपिटल N कितना है, 50 है, दिया है। ठीक है, तीसरा पद 12 है बोला है, कुल 50 पद है, तीसरा पद 12 है, तो T3 इक्वल 12। ठीक है, अंतिम पद 106 है, मतलब L बराबर 106। तो यहाँ से एक एक करके मैं आपको लिख देता हूँ। देखो कुल पद हमारे पास क्या है, 50 है, फिर तीसरा पद हमारे पास क्या है, 12 है, फिर अंतिम पद हमारे पास क्या है, 106। करेक्ट। आई होप ये सभी चीजें जो दी गई है आपको लिखना तो अच्छे से आ जाता है। इसके बाद पूछा है 29वां पद हमें ज्ञात करना है। भाई अगर 29वां पद ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रथम पद क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सार्व अंतर क्या है। ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम 29वां पद निकाल पाएंगे। तो उसको हम इन सभी पदों की सहायता से निकालने का प्रयास करने वाले हैं। चलो एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। चूंकि देखो यहाँ पे तीसरा पद कितना दिया है, 12, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि T3 इक्वल 12। तो ये भी लिख सकते हैं a धन 3 ऋण 1d बराबर 12। तो हो जाएगा a धन 2d बराबर 12। a धन 2d बराबर 12, ये हो जाएगा समीकरण पहला। इसको ले लिया समीकरण पहला। इसी प्रकार l का मान दिया है, देखो 106। मैंने क्या बताया था आपको, l अंतिम पद होता है, l अंतिम पद को l से दर्शाते हैं। तो अंतिम पद a धन, ये भी a धन n-1d ही होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल N हम ले सकते हैं क्योंकि मैंने अभी कुल पदों की संख्या को 50 से दर्शाया है और कुल पद कितने हैं, 50 है, मतलब अंतिम पद कौन सा है, 50वां पद है। तो इसको हम इस बार n की जगह कैपिटल N से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a धन 50 ऋण 1d बराबर 106 और यहाँ से आ जाएगा a धन 49d बराबर 106। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं समीकरण पहला आ गया, यहाँ से देख सकते हैं समीकरण दूसरा आ गया। यार हमको कोई एक मान पता होना चाहिए। सबसे पहले या तो प्रथम पद पता होना चाहिए या तो हमें सार्व अंतर पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 हमारे पास है a धन 49d बराबर 106 और इसमें से समीकरण 1 को हम यहाँ पे घटाएंगे, a धन 2d बराबर 12, a धन 2d बराबर 12। घटा दो भाई, घटा दें तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह हो गया परिवर्तित। a में से a आपस में माइनस हो गया, 49 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 47, 47d। करेक्ट। 106 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 94। ठीक है, आया 94। d इक्वल कितना आ गया, 94 डिवाइड बाई 47।
कितना आ गया भाई 47, करेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब हम भाग देंगे तो यहाँ से 2 बार में जाएगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा। d मतलब सार्व अंतर हमारा 2 आ गया। d का वैल्यू आ गया तो प्रथम समीकरण में रखो, मान को निकाल लो। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो भाई समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, a धन 2d है तो 2 गुणा d का मान कितना है, देखो 2 है, ठीक है, बराबर कितना है, देखो बराबर हमारे पास है 12, तो बराबर हम रख देंगे 12। तो यहाँ से a धन 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 ऋण 4, तो a बराबर 8। बेटा प्रथम पद 8 आ गया, क्लियर है। तो प्रथम पद 8 आ गया। इससे पहले हमने d का वैल्यू मतलब सार्व अंतर का वैल्यू भी निकाल लिया जो कि 2 आ गया। हमें कौन सा पद निकालना है, देखो हमें 29वां पद निकालना है। अगर 29वां पद निकालना है तो क्या लिखोगे, t 29 a प्लस 29 माइनस 1 d। a का वैल्यू देखो क्या निकाला हमने अभी, a का वैल्यू 8 निकाला, a का वैल्यू 8 निकाला, धन ये हो जाएगा 28 गुणा d का वैल्यू कितना निकाला था, देखो d का वैल्यू 2 निकाला था, रख दो इसको, यहाँ से आ जाएगा 8 धन, यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 6 हासिल में 1, यहाँ से 5 56, करेक्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं 56 और 8 को जोड़ना है, 56 और 8 हो जाएगा आपका 64, तो 64 आपका आ जाएगा 29वां पद, करेक्ट है क्या, क्लियर है क्या। तो यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं प्रश्न में आपको दिया गया था 50 पद है, मतलब अंतिम पद का क्रम दिया गया था 50 है, आपको दिया गया था तीसरा पद 12 है, ठीक है, तीसरा पद भी दे दिया था और आपको अंतिम पद 106 भी दे दिया गया, मतलब 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अगर 2 इक्वेशन आपको मिल रहे हैं ना, किन्हीं भी पदों के, किन्हीं 2 पदों के 2 इक्वेशन मिल गए ना, तो आप कोई भी श्रेणी निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और यहाँ पे तो 29वां पद निकालने बोला था, तो a और d का मान निकाला, 29वां पद बहुत आसानी से आ गया। अब इससे ज्यादा तरीके के और कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अब जितने भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे वह इससे ही मिलते जुलते थोड़े बहुत प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जैसे यही क्वेश्चन को देख लो, क्या दिया, एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रम सह 4 और ऋण 8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। मान लो nवां पद शून्य होगा, 2 समीकरण यहां से निकाल लिए, हल आ जाएगा। तो भाई अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये है आपके लिए होमवर्क। इस होमवर्क को सभी बच्चों को करना है, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको सेंड कर देना है, कमेंट में बता देना है, अगर आपसे बन गया, नहीं बना तब भी बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करो, इसके आगे क्वेश्चन को करके देखो, किसी भी दिक्कत है सभी के लिए बताओ। आगे इस प्रश्नावली में और जो 2-4 क्वेश्चन है और कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं इसी प्रकार की मजेदार क्लास में, जुड़े रहो भाई पढ़ के तो देख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।